आज की क्लास जो है आपके लिए ये थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, राइट? क्यों आखिरकार? क्योंकि यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें हैं आपके लिए जो यहाँ पे आपके लिए जो है लगातार आपके लिए आती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे तो कई सारी बीमारियां आती हैं। उन बीमारियों को कैसे पहचाना जाए, उन बीमारियों को कैसे समझा जाए, तो आज इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोग आपका देखेंगे। ठीक है, हाँ जी, ओके ओके, हाँ जी, मयंक जी जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि आपके लिए ये जो क्लास है, इस क्लास में आज आप लोग यहाँ पे जेनेटिक्स का एक अलग वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों ने बेसिक वर्ड पढ़े अभी। जैसे अगर बात करें तो आपने जीन के बारे में पढ़ा, जीन के अलावा अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे आपने डीएनए के बारे में जाना, केवल केवल जाना। लेकिन अगर मैं कह दूं दोस्तों आपसे कि वास्तविक रूप से यहाँ पे जो आपके लिए डीन, आपके लिए जो कह सकते हैं कि यहाँ पे डीएनए होता है, जीन होता है, इसमें और भी कई सारी छोटी छोटी चीजों का भी योगदान आपके लिए होता है। ठीक है, तो अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, चलिए शुरू करते हैं, है ना? तो जैसे अगर मैं बात करूं आपसे सबसे पहले, तो आपके लिए कुछ टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बात करें आपसे, लास्ट टाइम से मैं आपसे यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने आपका मेंडल के बारे में पढ़ा था। मेंडल, मेंडल वो व्यक्ति हैं दोस्तों जिनको यहाँ पे आप लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आपके जेनेटिक्स के जनक, जिन्होंने जीन्स की शुरुआत की थी। अभिनय जी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, इस जेनेटिक्स के अंतर्गत अगर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान होगा तो यहाँ पे हम लोगों ने आपका मेंडल के द्वारा यहाँ पे आपके लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए गए थे। क्या दिए गए थे? यहाँ पे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए गए थे। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि यहाँ पे आपके वंशानुगति के लिए यहाँ पे आपके 3 नियम दिए गए थे। तो ये जो वंशानुगति के लिए आपके 3 नियम थे, इसमें से शायद 2 नियम हम लोगों ने पढ़ लिए थे। मैं आपको फिर से दोहरा देता हूं एक बार। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने जो आपके लिए 3 नियम पढ़े थे आपके लिए, उसमें आपके लिए पहला नियम था यहाँ पे नंबर 1, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, हिंदी में इसको प्रभाविकता का नियम कहते हैं। प्रभाविकता का नियम सीधी सी एक बात कहता है दोस्तों कि अगर माँ बाप बिल्कुल प्योर है, प्योर का मतलब होता है कि यहाँ पे वो हाइब्रिड नहीं है। ठीक है, फिर से लाइए एक बार आपको दिखा देते हैं कि अगर यहाँ पे आपके लिए दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए है पहला, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस सीधी सी आपसे एक बात कहता है कि यहाँ पे अगर आपके माँ बाप बिल्कुल प्योर है, प्योर का मतलब क्या हो गया कि वो हाइब्रिड नहीं है, तो प्योर का मतलब समझिएगा ये होता है प्योर। तो ये जो है आपका दोस्तों, इसको अगर मैं कह रहा हूं टॉल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अगर टॉल को, तो यहाँ पे इसी तरह से अगर इसका क्रॉस करा दी जाए दूसरे प्योर के साथ, तो वो क्या होगा? वो होगा आपके लिए यहाँ पे स्मॉल टी, जिसको हम लोग स्मॉल यानी कि ड्वार्फ हाइट के नाम से जानेंगे। ये टॉल हाइट है। ये हम लोगों ने दोस्तों जो करेक्टर लिया है ना, यहाँ पे करेक्टर आपके लिए हो जाएगा हाइट, और उस हाइट में हम लोगों ने 2 प्रकार के आपके करेक्टर्स को चुना है। या तो एक तो लंबा हो गया, दूसरा यहाँ पे आपके लिए नाटा, जिसको हम लोग ड्वार्फ भी कहते हैं। तो करेक्टर दोस्तों यहाँ पे आपका हाइट है, इसी हाइट के अंतर्गत हम लोगों ने क्रॉस कराया आपके लिए, तो ये हो गया आपके लिए टॉल इंटू स्मॉल। तो याद रखिएगा, ये एक प्योर लाइन आपका यहाँ पर दोस्तों आपके लिए हो जाएगा। प्रहलाद जी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें, ये जो प्योर लाइन यहाँ पे आपके लिए होगा, प्योर लाइन का मतलब है 100% आपका बिल्कुल एक जैसा, शुद्ध जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो आपको दोनों शुद्ध ही दिख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो प्योर लाइन अगर आपस में क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को एक स्क्वायर बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग पुनेट स्क्वायर कहते हैं। नोट कर लीजिए, जिसको हम लोग यहाँ पे आपका पुनेट स्क्वायर कहते हैं। और ये जो पुनेट स्क्वायर होता है, इसका नाम मैं पहले आपके लिए लिख देता हूँ, पुनेट स्क्वायर। तो ये जो पुनेट स्क्वायर होता है प्यारे साथियों, इसमें हम लोग एक पेरेंट को ऊपर रख सकते हैं, दूसरे पेरेंट को हम लोग यहाँ पे बगल में रख सकते हैं। फिर जो इनका कॉम्बिनेशन हमें चेक करना पड़ता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, यहाँ पे आपके लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने कहा था ये प्योर लाइन है, मतलब ये 100%। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, माने अब ये 50% हो गया। तो यानी 50% यहाँ पे आपके लिए टॉल है, 50% यहाँ पे ड्वार्फ की करेक्टर है। और फिर भी अगर दोनों बराबर करेक्टर है, तो सोचिए आप कह सकते थे कि सर ये ना तो लंबा होता ना बिल्कुल छोटा होता, ये बीच की हाइट का होता। लेकिन प्यारे साथियों, चूंकि आपके पेरेंट्स बिल्कुल प्योर लाइन थे, इसीलिए ये सारे के सारे बन गए आपके लिए टॉल यानी कि लंबे। ये सारे के सारे यहाँ पे आपके लिए बन गए टॉल यानी कि लंबे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए अब अगर आप देखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गया आपके लिए? सारे के सारे टॉल। तो हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या पता चला, प्रभाविकता के नियम में हमें क्या पता चला कि यहाँ पर आपके लिए एक गुण जो है
वो अपने आप को अगली जनरेशन, ये भाई ये आपकी पेरेंट जनरेशन थी, राइट, और ये क्या थी, ये आपकी बच्चों की जनरेशन थी, और बच्चों में ये पहली पीढ़ी है, तो हमने कह दिया F1 जनरेशन। तो ये जो F1 जनरेशन थी दोस्तों, इसमें अगर सभी टॉल हुए तो हम कह सकते हैं कि ये गुण आपके लिए ज्यादा प्रभावी रहा, राइट। तो ये जो प्रभावी आपके लिए रहा, हमने क्या किया, हमने अगली बार जब क्रॉस कराया तो फिर से इसी को ले लिया, इसी का एक बेज ले लिया यहाँ पे आपका इसी बॉक्स से, और इसका क्रॉस आपस में करा दिया। तो ये जो मैंने आपस में क्रॉस कराया, नोट कीजिएगा, इसको हम लोग यहाँ पे आपका सेल्फ क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे इसको? सेल्फ क्रॉस कहते हैं। सेल्फ क्रॉस का मतलब होता है कि अगर आप अपनी ही पीढ़ी में दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग क्रॉस कर लेते हैं, राइट। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे, ये तो पहली चीज हमें पता चली सेल्फ क्रॉस क्या होता है। दूसरी चीज हमें पता चली कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है। सेल्फ क्रॉस की अगर दोस्तों बात करें तो आइए इसको करा के देखते हैं। ये कौन सी जनरेशन चल रही है, फिर से दोहरा देता हूं आपके लिए, ये है आपके लिए F1 जनरेशन, ठीक है। ये पहली पीढ़ी के बच्चे हैं जिनका आपस में आपके लिए क्रॉस कराया जाए। तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे पहले क्रॉस के बारे में, फिर से हम लोग यहाँ पे आपके लिए एक और पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। वही सेम रूल रहेगा आपके लिए, जिस रूल के अंतर्गत, हाँ जी बताएं। तो दोस्तों जिस रूल के अंतर्गत यहाँ पे आपके लिए कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ रख दिया, ठीक है, ये आपका पहला वाला, और दूसरे वाले को हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर देखिए यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये एक आपका मैथमेटिक्स का, जैसे आपने ग्राफ सुना है ना, ग्राफ, बस जैसे ग्राफ होता है ऐसे ही कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे आपका पुनेट स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब आपको क्लियर हो गया होगा, ग्राफ की तरह ही पुनेट स्क्वायर होता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, अब इस क्रॉस को लेंगे हम लोग, तो ये देखो ये F1 जनरेशन थी ना, अब जो अगली पीढ़ी में क्रॉस करके आएंगे वो जनरेशन कौन सी बनेगी आपके लिए, तो ये हो जाएगी आपके लिए यहाँ पर F2 जनरेशन। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगी F2 जनरेशन, दूसरी पीढ़ी। और दूसरी पीढ़ी में फिर से वही होगा दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पहले इसका क्रॉस इसके एक कैरेक्टर से फिर दूसरे से करा के देखेंगे। अगर पहले से कराएंगे तो कैपिटल टी मिलेगा हमें, यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से कैपिटल टी। इसको और इसको अगर हम लोग दोस्तों क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे हमें मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में देखिए दोनों अगर छोटे हैं तो हमें यहाँ पे छोटे ही लिखने होंगे, राइट। उम्मीद करता हूं इतना क्लियर भी हो गया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो ये तो हो गया आपके लिए टॉल का, टॉल से यहाँ पे आपका, लेकिन क्योंकि ये प्योर लाइन था, ध्यान से देखो, लेकिन इसको हम लोग प्योर लाइन नहीं, इसको हम लोग हाइब्रिड कहेंगे, और हाइब्रिड का मतलब होता है कोई भी दो कैरेक्टर एक साथ ले लेगा, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पहला वाला टॉल मिलेगा, दूसरा वाला भी टॉल मिलेगा, और तीसरा वाला भी टॉल मिलेगा, लेकिन आपके लिए लास्ट वाला क्या है, स्मॉल यानी कि ड्वार्फ। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे टॉल कितने हैं आप क्या बताएंगे, राइट। टॉल कितने हैं आप यहाँ पे क्या बताएंगे, और स्मॉल कितने हैं क्या बताएंगे। तो आप मुझसे क्या कहेंगे यहाँ पे कि सर आपके लिए स्मॉल हो जाएगा 1 और टॉल हो जाएंगे 3, राइट। तो जरा ध्यान से देखिए, आपने मुझे क्या बताया, आपने मुझे उनका एक फिजिकल कैरेक्टर बताया जो सामने से आपको आंखों से दिख रहा है। तो जो आपको आंखों से दिखने वाले कैरेक्टर का रेशियो होगा, मतलब टॉल कितने हैं, इसके अलावा रंग कितने हैं, ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो उनका साइज कैसा है, राइट। तो अगर आप इस आधार पे अगर आप किसी भी यहाँ पे रेशियो को बताते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे आपका फिनोटाइप कहते हैं। नोट कर लीजिए, इसको हम लोग यहाँ पे आपका फिनोटाइप कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है, ये जो आप लोगों ने अभी यहाँ पे किया है इसके अंतर्गत 3:1 ये आपका फिनोटाइप रहा, जिसमें 3 लंबे और 1 छोटा, राइट। इसी तरह से एक आपके लिए यहाँ पे एक आपके लिए और होता है, उसको कहा जाता है जीनोटाइप। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि जीन के आधार पे कौन अलग अलग है। तो यहाँ पे हमें मिले थे आपके 3 कैरेक्टर, कौन कौन से, कैपिटल टी, दूसरा हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। अब केवल अगर आप देखो तो स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी आपका कैपिटल टी स्मॉल टी है, 2 हो गए। तो यहाँ पे 2 हैं, बाकी आपके 1 है। अब जरा ध्यान से देखिएगा जनाब, यहाँ पे जो अब आपको एक नया रेशियो मिला है ये है आपका जीनोटाइप। तो जीनोटाइप का मतलब होता है दोस्तों कुल कितने प्रकार के जीन का रेशियो, कुल जीन का रेशियो। और वहीं दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए फिनोटाइप का मतलब होता है कुल बाहरी गुणों का रेशियो। तो एक हो गया फिनोटाइप, एक हो गया आपके लिए जीनोटाइप। तो ये दोस्तों हम लोगों ने जो किया है इसी को यहाँ पे जरा नोट कीजिएगा, यही था आपके लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कैसे, अभी इसको मैं आपके लिए बताता हूं।
तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों आपके लिए, यहां पर अब जो करेक्टर कल तक गायब हो गया था, ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा आपको किसी और कलर से दिखाऊंगा। ये देखिए, यहां पर देखिए तो आपको स्मॉल टी दिख रहा था, राइट, लेकिन जब पेरेंट का क्रॉस हुआ तो अब ये गायब हो गया, है कि नहीं, अब सारे टॉल हो गए कि नहीं हो गए, ठीक। लेकिन जब मैंने फिर से इनको वापस सेल्फ क्रॉस करा दिया, इन्हीं के जो आपके F1 के बच्चे थे उनको क्रॉस कराया, तो यहां पर अगली जनरेशन में आपके लिए फिर से उभर के आया, मतलब उसने अपने आप को अलग कर लिया और यहाँ पे टॉल भी अलग से दिख गया। तो मतलब जब माता पिता अपने आप को फिर से अगर अपने आप को दोहरा पाते हैं, अपने आप को दोस्तों फिर से यहाँ पे आपका वापस ला पाते हैं, तो उस वापसी को ही हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें आपके लिए रिसेसिव और डोमिनेंट। यहाँ पे रिसेसिव का मतलब क्या होता है, जरा नोट कीजिएगा। एक है आपके लिए शब्द है, करेक्टर में आपके दो शब्द होते हैं, करेक्टर्स में यानी गुणों में आपके दो शब्द, एक होता है रिसेसिव और दूसरा होता है डोमिनेंट। अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पे रिसेसिव के बारे में, तो दोस्तों सीधी सी बात है, रिसेसिव का मतलब होता है जो एक्सप्रेस ना कर पाए, नोट कर लीजिएगा, जो आपके लिए एक्सप्रेस ना कर पाए। और वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे यहाँ पे डोमिनेंट के बारे में, तो जो स्वयं को एक्सप्रेस कर लेता है, जो स्वयं को एक्सप्रेस कर लेता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे अगर कर लेता है कि यहाँ पे दो भाई है, अगर ठीक है, दो भाई है या दो बहन है, एक हमेशा लड़ेगा और अपनी बात को मनवा लेगा, दूसरा हमेशा चुपचाप रहेगा और दो उसकी बात को मान लेगा। तो दोस्तों जो हमेशा लड़ता है, अपनी बात को मनवाता है, वो स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को व्यक्त करने के लिए और वो जीत रहा है। तो जो जीतता है दोस्तों उसको हम लोग डोमिनेंट कहते हैं, और जो हार जाता है उसको हम लोग रिसेसिव कहते हैं। यही उदाहरण यहाँ पे आपके लिए बहुत मुफीद है कि जब टॉल ने अपने आप को बता दिया तो ये बन गया आपके लिए डोमिनेंट, यानी ये प्रभावी हो गया। और वहीं दोस्तों अगर स्मॉल अपने आप को व्यक्त ना कर पाया, अपने बच्चों को या अपने अपने रूप को अगर दोबारा ना ला पाया अपने बच्चों को, तो वो बन गया आपके लिए वहां पे रिसेस, राइट। तो ये था आपके लिए यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी हम लोगों ने यहाँ पे आपके दो लॉस के बारे में पढ़ा है, एक है आपके लिए लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा हो जाएगा आपके लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखेंगे तो आपके लिए अभी तक यहाँ पे जो हम लोगों ने करेक्टर्स लिए, करेक्टर्स के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पर अभी तक जो हमने करेक्टर लिया है वो एक गुण लिया है, एक गुण या एक करेक्टर लिया है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, ये जो मैंने एक करेक्टर लिया है ना, राइट, एक को मैं यहाँ पे आपका मोनो कहता हूं, और जो आपके लिए गुण होता है, जो करेक्टर होता है, इसको मैं हाइब्रिड कहता हूं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपके लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये क्या बन जाएगा आपके लिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक। अब यहां पे हमें जरूरत पड़ेगी दोस्तों दो गुण, ठीक है। एक गुण का एक उदाहरण दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए, जैसे हाइट। अगर सिर्फ एक गुण लिया जैसे हाइट, वहीं अब मैंने अगर दो गुण या करेक्टर लिए, तो मेरे ख्याल से आप लोग को शायद ज्यादा पता होगा, दो को हम लोग डाई है कहते हैं, दो को हम लोग डाई कहते हैं, और करेक्टर को मैंने क्या कह दिया, हाइब्रिड कह दिया। तो प्यारे साथियों ये बन गया आपके लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा, राइट। तो आपके लिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपके लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, तो अब हम लोग इसका प्रयोग करें, यानी कि दो गुण लेंगे। कौन कौन से ले लें, चलिए यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें तो आपके लिए जो दो गुण रहेंगे, वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तो आपके लिए मेरे ख्याल से ये आपका हाइट है, ठीक है। यहाँ पे कहीं लिखा नहीं, वैसे इन्होंने हाइट लिया है और ये आपका रंग लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए दो गुण है, यानी कि आपके लिए हाइट है, और हाइट के अलावा यहाँ पे आपके लिए रंग है, यानी कि कलर है। तो अगर हाइट और कलर दो गुण हो गए, तो इसको मैंने क्या कह दिया यहाँ पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। और ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोग लेते हैं, ये आपका, इसको हम लोग नाम देते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाम नोट कीजिएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये है आपके लिए यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अभिव्यक्ति का नियम। क्या हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का नियम। तो यहाँ पे हर चीज स्वतंत्र है, राइट। आप देखो भले ही यहाँ पे आपकी ये दो गुण आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों के दोनों अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे तो मतलब स्वतंत्र है। वहीं अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ा था अगली जनरेशन का, जबकि यहाँ पे उसी जनरेशन में वो अपने आप को स्वतंत्र रूप से क्यों बता पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे दो गुण एक साथ थे और वहां पे उससे पहले हम लोगों ने केवल एक गुण लिया। फिर से दोहराता हूं मेरी बात को, अगर शायद आप लोग कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर केवल मैंने एक गुण दिया,
तो वो एक गुण दोस्तों यहाँ पे अगर आपका रिसेसिव था तो उसे 2 जनरेशन लग गई, 2 पीढ़ी लग गई अपने आप को फिर से दोस्तों वापस लाने की। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे अगर 2 गुण है एक साथ, यानी 2 आपने कैरेक्टर लिए, तो ये इसी पीढ़ी में अपने आप को वापस ला सकता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपके लिए जो गुण हो जाएंगे, जैसे अगर मैं कहूँ ये आपकी ये टॉल था, और आर से चलिए मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं आपके लिए रेड कलर, ठीक है। टॉल रेड था कुछ, जैसे अगर कोई बीज हो गया, उसका मैंने क्रॉस कराया आपके लिए स्मॉल और व्हाइट के साथ, ठीक। तो ये जो गुण कराने पे मुझे करेक्टर्स मिले, जरा ध्यान से देखिए, सारे करेक्टर्स अपने आप में अलग अलग, राइट। तो अगर आप इन करेक्टर्स को ध्यान से देखेंगे तो जो सबसे डोमिनेंट होता है यानी कि टॉल, और टॉल के साथ साथ यहाँ पे रेड, तो ये आपकी संख्या मिलेगी 9। वहीं 3 आपको दोस्तों यहाँ पे हाइब्रिड मिलेंगे और एक मिलेगा सबसे रिसेसिव वाला। तो चूंकि इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रूप से किया है व्यक्त, तो ये जो आपको दिख रहा है इसीलिए इसको फिनोटाइप कहा गया। क्यों? फिर से दोहराता हूं कि फिनोटाइप का मतलब होता है दोस्तों जो आपके बाहरी गुण दिख रहे, ठीक है, जो आपके लिए बाहरी गुण यहाँ पे दिख रहे हैं, इसीलिए फिनोटाइप है। तो आपको पूछना चाहिए सर फिर जीनोटाइप क्या होगा, सर फिर जीनोटाइप क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए ये जो जीनोटाइप हो जाएगा, नोट कीजिएगा, 16:4 कहेंगे इसको। क्या कहेंगे हम लोग उसको यहाँ पे? 16:4 के नाम से इसको हम लोग जाने, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पे आपके लिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। तो ये तो बात हुई दोस्तों आपकी पूरी मेंडल के बारे में। लेकिन मेंडल के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए कुछ क्रोमोसोम में दोस्तों अलग अलग आपकी चीजें होती है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। उदाहरण देता हूं आपको कि यहाँ पे अगर दोस्तों बात की जाए आपसे सबसे पहले, तो हमारे पास दोस्तों क्रोमोसोम जो है, जरा नोट कीजिएगा, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कहां पे मिलता है पहले ये देखते हैं ताकि हमें यहाँ पे उसका आइडिया लग सके। ये क्रोमोसोम हमेशा आपका न्यूक्लियस में ही आपको मिलेगा, हमेशा न्यूक्लियस में ही मिलता है, ठीक है। और आपके लिए अगर देखा जाए तो इसकी 2 स्थिति होती है। एक आराम की स्थिति है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अनकॉइल्ड। अनकॉइल्ड का मतलब क्या है? ये आराम से तितर बितर के लेटा, जैसे आप बेड पे लेट जाओ तो हाथ पैर फैला के बस। तो ये अनकॉइल्ड जो इसकी स्टेज होती है वो होती है आपकी सेल डिवीजन के प्रोफेज स्टेज। और वहीं जब सतर होके खड़ा हो जाए, आराम से आकर ढंग से लेटे, ठीक है, तो उसको कहते हैं कॉइल्ड स्टेट। क्या कहते हैं इसको? कॉइल्ड। कॉइल्ड क्यों कह रहे हैं जरा मैं आपको दिखा देता हूं। ये इसलिए है, ये देखिए, ये सब आपस में अगर आप देखेंगे तो ये कॉइल्ड होके ही एक क्रोमोसोम बनाते हैं। अब अगर ये धागे के रूप में है तो ये कब होगा? ये होगा प्रोफेज में। और अगर क्रोमोसोम का शेप ले लेगा तो वो कॉइल्ड कहा जाएगा, और इसके लिए यहां पे हो जाएगा आपका मेटाफेज। ये सवाल आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आखिरकार यहाँ पे न्यूक्लियस जो है आपके लिए दोस्तों ये कॉइल्ड स्टेज में कब पाया जाता है? सेल डिवीजन, राइट। तो यहाँ पे आपके लिए जवाब हो जाएगा मेटाफेज के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे इसको, इसकी कॉइल्ड स्टेट को हम लोग यहाँ पे प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों आपके लिए, अब ये जो क्रोमोसोम हमें मिल गया कहां पर? न्यूक्लियस में, माने केंद्रक। तो ये जो आपके लिए क्रोमोसोम था ये एक्चुअली में 2 प्रकार का होता है। किसी भी जगह जाएंगे आपके लिए 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे क्रोमोसोम के बारे में, तो याद रखिएगा ये जो आपके लिए क्रोमोसोम है ये 2 प्रकार का। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आखिरकार कितनी संख्या होती है यहाँ पे आपके लिए एक क्रोमोसोम, राइट। तो नोट कीजिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे अगर कभी भी मैं कहता हूं आपसे क्रोमोसोम के बारे में, तो क्रोमोसोम के अंतर्गत यहाँ पे दोस्तों इसकी जो संख्या अगर कहेंगे हम लोग आपसे, तो संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपके लिए मानव यानी ह्यूमन बीइंग से जुड़े हुए आपसे सवाल पूछे गए। ह्यूमन बीइंग यानी मानव से जुड़े हुए आपसे सवाल पूछे गए। मानव की अगर दोस्तों बात की जाए तो मानव में नोट कीजिएगा यहाँ पे आपके लिए कुल 23 पेयर यानी जोड़े होते हैं, 23 पेयर। इसी तरह से अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए एक मधुमक्खी जैसा एक छोटा सा आपके लिए जीव होता है, उसको ड्रोसोफिला कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे हम लोग? आपका ड्रोसोफिला कहते हैं। और ये जो ड्रोसोफिला होता है प्यारे साथी, नोट कीजिएगा, ये जो ड्रोसोफिला होगा आपके लिए, इसमें कुल आपके 8 पेयर यानी 8 जोड़े होते हैं आपके लिए दोस्तों यहाँ पर आपके क्रोमोसोम। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे और भी कई सारे आपके लिए दोस्तों नाम होते हैं जहां से पूछा जाता है कि कितने क्रोमोसोम।
तो नोट कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगला नाम होगा आपके लिए पी यानी कि मटर। तो अगर यानी पी यानी मटर की दोस्तों बात की जाए, तो यहाँ पे दोस्तों मटर में कुल 14 पेयर यानी जोड़े होते हैं आपके क्रोमोसोम। अब आप कहेंगे सर बार बार ये जोड़े जोड़े का मतलब क्या है, राइट? दिमाग उलझ जाता है। संख्या हो तो समझ में आता है, जोड़े हम लोगों ने इससे पहले कभी सुना नहीं, राइट? तो जैसे हमारी आंखें हैं ना एक जोड़े में, तो यहाँ पे इनकी कुल संख्या 46 होती है। इसी तरह से यहाँ पे इनकी कुल संख्या 16 होती है और यहाँ पे दोस्तों इनकी कुल संख्या 28 होती है। ये मतलब है आपके क्रोमोसोम के जोड़े का मतलब। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो गेहूं में नोट कीजिएगा, गेहूं। गेहूं को हम लोग यहाँ पे आपका ट्रिटिकम एस्टिवम के नाम से जानते हैं। गेहूं यानी कि वीट, इसको हम लोग यहाँ पे आपका ट्रिटिकम एस्टिवम के नाम से जानते हैं। और ये जो दोस्तों ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, नोट कीजिएगा इसके बारे में कि आपके लिए इसमें गेहूं में आपके लिए दोस्तों कुल 42 पेयर होते हैं आपके गेहूं के। इसके होते हैं कुल 42 पेयर होते हैं आपके लिए गेहूं के। और वहीं दोस्तों अगर बात करें इसके अलावा, तो यहाँ पे आपके लिए फिर आएगा इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा, नोट कीजिएगा, सबसे ज्यादा आखिरकार सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए क्रोमोसोम की संख्या किसमें होती है? सबसे ज्यादा क्रोमोसोम की संख्या, तो नोट कीजिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे आपके लिए सबसे ज्यादा होती है एक सीलिएटेड प्रोटोजोआ में। एक सीलिएटेड प्रोटोजोआ में। तो आप कहेंगे सर ये सीलिएटेड प्रोटोजोआ का मतलब क्या है? तो आप लोगों ने प्यारे साथियों यहाँ पे अमीबा देखा होगा, राइट? अमीबा देखा होगा, इसके अलावा यूग्लिना देखा होगा। अब मेरे ख्याल से तुरंत ही याद आ रहा होगा, ये होते हैं प्रोटोजोआ। तो सीलिएटेड अगर कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आपके लिए जवाब हो जाएगा पैरामीशियम। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपके लिए पैरामीशियम। ठीक, और अगर बात करें यहाँ पे पैरामीशियम जैसे आपके जो प्रोटोजोआ होंगे, इसमें सबसे ज्यादा यानी कि 1260 पेयर ऑफ क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। 1260 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और वहीं अगर दोस्तों बात करें सबसे ज्यादा जानवरों में, नोट कीजिए, सबसे ज्यादा जानवरों में किसमें पाया जाता है सबसे ज्यादा क्रोमोसोम? एनिमल्स। तो सबसे ज्यादा दोस्तों जो क्रोमोसोम की संख्या है आपके लिए एनिमल्स में, नोट कीजिएगा, क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम एनिमल्स में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने एक केकड़ा देखा होगा, केकड़ा, एक बड़ा केकड़ा होता है, महाराजा केकड़ा कहते हैं उसको, हर्मिट क्रैब। तो दोस्तों इस सबसे ज्यादा होते हैं एक हर्मिट क्रैब में, और इसमें दोस्तों यहाँ पे कुल संख्या होती है आपके लिए 127 जोड़े, पेयर होती है। 127 पेयर यानी कि जोड़े होती है। तो ये है दोस्तों, यहाँ पे अभी हम लोगों ने जाना आपका क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाया जाता है। आपका अगर आराम से बैठा है तो प्रोफेज पे बैठा है, और अगर दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे तन गया, थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क हो गया, तो कॉइल्ड स्टेज में आ जाएगा, यानी कि मेटाफेज में बैठा। अगर संख्या की बात की जाए तो मानव में कुल 23 जोड़े हैं आपके, जिसमें संख्या हो जाएगी 46। 8 ड्रोसोफिला में, 14 पी में, और इसके अलावा 42 गेहूं। वहीं दोस्तों इसके अलावा बात करें सबसे ज्यादा, तो ये होते हैं दोस्तों सिलिएटेड, यहाँ पे आपके दोस्तों अगर बात करें आपसे प्रोटोजोआ में। और वहीं अगर आपसे देखें तो सबसे ज्यादा एनिमल्स में कहां पे होते हैं, तो जवाब होगा हर्मिट क्रैब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ के यहाँ पे आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जो क्रोमोसोम, अगर मैं केवल एग्जाम्पल लूं मानव में, राइट, मानव की अगर बात की जाए, तो मानव में दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार के आपके क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मानव में जो आपके लिए क्रोमोसोम होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपके लिए दोस्तों ऑटोसोम, नोट कर लीजिए, पहला होता है आपके लिए ऑटोसोम। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे, तो ऑटोसोम के अलावा यहाँ पे एक और नाम होता है जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये जो दोस्तों सेक्स क्रोमोसोम होता है, बस इसी ने पूरा खेल यहाँ पे पूरी धरती का बिगाड़ रहा है। ठीक, यही है जो आप पूरी धरती का खेल जो है आपके लिए बिगाड़ता है। ठीक है, ऑटोसोम क्या, ये तो चुप्पा पड़े रहेंगे, इनको ज्यादा मतलब। और इनकी संख्या होती है सबसे ज्यादा 22। 22 माने कुल इनकी संख्या है 44। लेकिन ये जो एक जोड़ा है, केवल है एक ही जोड़ा, लेकिन दोस्तों इसी में आपके लिए जो विभाजन होता है, समझिएगा इस चीज को, विभाजन होता है दोस्तों यहाँ पे आपका लिंग के आधार पे, यानी कि मेल और फीमेल के आधार पे। तो मेल और फीमेल के आधार पे ये जो विभाजन होता है, इसको जरा ध्यान से समझना, बड़ा ही अच्छा विभाजन किया है भगवान ने। कैसे? यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे मेल के पास होता है एक्स और वाई, यानी कि ये जो वाई है ये मेल में अलग से होता है, जबकि फीमेल में अगर बात करें तो सिर्फ एक्स एक्स होता है। तो अगर सिर्फ मेल में आपका एक्स वाई है, तो दोस्तों वाई यहाँ पे आपका मेल क्रोमोसोम है, और एक्स अगर कहीं लिखा है तो वो आपका यूजुअली फीमेल क्रोमोसोम कहा जाता है। कैसे, अभी इसको आगे हम लोग बताएंगे। तो ये तो बात हुई यहाँ पे आपके सेक्स क्रोमोसोम के बारे में।
ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें दोस्तों इंसेक्ट में, नोट कीजिएगा, इंसेक्ट में दोस्तों जो सेक्स क्रोमोसोम आपके पाए जाते हैं, तो वहां पे एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है ना, वहां पर आपको दोस्तों जेड जेड, जेड डब्ल्यू और इसके अलावा एक्स ओ के रूप में ये पापे प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा, ये केवल और केवल दोस्तों आपके जितने मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, उन्हीं में आपके ये सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। बाकी सब में, यहाँ पे चाहे आपके लिए कोई भी दोस्तों कीड़ा हो, कोई भी आपके यहाँ पे आर्थ्रोपोडा हो, उसमें आपके जो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे वो हमेशा आपके एक्स जेड जेड, जेड डब्ल्यू या एक्स ओ के रूप में ही पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर बात करें यहां पे आपसे, तो ये जो आपने अभी क्रोमोसोम पढ़े, ठीक है, संख्या पढ़ी ना, 127, 1260, मानव में कितने हैं, 23 हैं। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे आपका अरेंजमेंट होता है, एक्चुअली ये क्या होता है, आपके यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है प्यारे साथियों, ये जो अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है आपके लिए, इसको हम लोग यहाँ पे आपका कैरियोटाइप के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, कैरियोटाइप। अब आप कहेंगे सर नाम तो लिख दिया पर समझ में बिल्कुल नहीं आया, राइट, और आना भी नहीं चाहिए इतनी जल्दी। तो देखिए अरेंजमेंट का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से बना, ठीक, इसी के यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल इसी के जैसा दिखने वाला एक क्रोमोसोम मैंने इसके पेयर में लगा दिया। अब दोस्तों अरेंजमेंट में जो छोटा वाला होगा इसके बगल में आएगा इस तरीके से, राइट, तो और इससे जो छोटा होगा वो आपका यहाँ पे इसके एक और बगल में आ जाएगा। तो ये जो मैं आपके लिए अरेंजमेंट करके दे रहा हूं ना, इस अरेंजमेंट को हम लोग कैरियोटाइप कहते हैं। ये भैया ठीक वैसा ही है जैसे आपके लिए बॉटनिकल गार्डन अगर कभी आप लोग गए होंगे, तो वहां पर दोस्तों स्पीसीज के अकॉर्डिंग जो फूल पौधे अरेंज किए जाते हैं, बस वही यहाँ पे कैरियोटाइप है। यहाँ पे हम लोगों ने क्रोमोसोम को उसके आकार और आकार के अलावा यहाँ वो कैसे कार्य करता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोगों ने इसको अरेंज कर। उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो ये जो मैंने आपको पहले दो क्रोमोसोम बताए थे, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, इनकी वजह से दोस्तों यहाँ पे जो बीमारियां होती है, यहाँ पर जो आज जिसको आज आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग आपका क्रोमोसोमल डिजीज, जो क्रोमोसोम पे होने वाली दोस्तों बीमारियां होती हैं जिसको हम लोग क्रोमोसोमल डिजीज के नाम से जानते हैं, इसमें दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार से ये बीमारी आपका काम करती है। कैसे, यहाँ पे दोस्तों एक होता है आपके लिए, उसको हम लोग यहाँ पे एक्स लिंक्ड डिजीज कहते हैं, यानी एक्स पे होने वाली बीमारी, और दूसरी होती है आपके लिए वाई लिंक्ड डिजीज, यानी जो आपके लिए वाई क्रोमोसोम होता है उस पे होने वाली बीमारी, ठीक। तो ये जो आपके लिए एक्स क्रोमोसोम होता है, समझिएगा, एक्स क्रोमोसोम के अंतर्गत यहां पे अगर दोस्तों बात की जाए आपसे, तो यहां पर एक्स क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ कि ये जो बीमारी है सिर्फ इन एक्स पे हो सकती है, ये वाई पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, यहाँ पे दोस्तों कुछ एग्जाम्पल पहले नोट कीजिएगा एक्स क्रोमोसोम के अंतर्गत। जैसे अगर आपके लिए यहाँ पे बात की जाए दोस्तों, तो आपके लिए हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस, नोट कीजिएगा, कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा हो जाएगा आपके लिए हीमोफीलिया, अब इसके बारे में भी आपको बताएंगे, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया। वहीं दोस्तों अगर बात करें इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए, तो आपके वाई लिंक्ड में हो जाएगा, जरा नोट कीजिए, थोड़ा सा अलग नाम है, हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ ईयर, हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ ईयर। अब समझिए यहाँ पे दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है। कलर ब्लाइंडनेस का प्यारे साथियों अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो इसका मतलब होता है आपके लिए कि आप कभी भी रंग में कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। तो अगर दोस्तों आप रंग में डिफरेंस नहीं कर पा रही हैं, तो इसी को यहाँ पे हम लोग आपका कलर ब्लाइंडनेस है, क्या कहते हैं इसको यहाँ पे हम लोग आपका कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, ठीक। और वहीं अगर बात करें आपसे यहाँ पे, तो आपके लिए अगर रंग में डिफरेंस नहीं कर पा रहे, रंग कौन कौन से, ये तो आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। रंग में आपको दोस्तों यहाँ पे बना के दिखाता हूं। रंग जैसे आपके लिए यहाँ पे दोस्तों ये कौन सा रंग है, ठीक है, ये कौन सा रंग है आपके लिए, ये हरा है, ठीक है। अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे हरा और हरे के अलावा यहाँ पे अगर लाल में अगर डिफरेंस नहीं कर पा रहे, ठीक है, हाँ, अभी इसको यहाँ पे पूरा एक बार हम लोग आपको रिवाइज कराएंगे। तो यहाँ पे एक लिए हरा हो गया और हरे के अलावा आपके लिए लाल।
तो यहाँ पे अगर आप ग्रीन और रेड में अगर डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे दोस्तों ये बीमारी है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए अगर ये कलर नहीं दिख रहा है, ये देखिएगा, ये अगर ये कलर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, येलो, और येलो के अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे तो आपके लिए ग्रीन, तो अगर आपको येलो और ग्रीन में अगर डिफरेंस नहीं दिख रहा है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये बीमारी कही जाती है आपकी दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस। ये क्या कही जाती है? आपकी कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, अगर बात करें आपसे यहाँ पे दोस्तों, तो ये जो आपके लिए लिखा हुआ है इसको एक बार फिर से मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं। ऐसे कैसे पढ़ेंगे वो भी बता देता हूं। यहां पे इसको पढ़ा जाएगा आपके लिए हीमोफीलिया, ठीक। इसी तरह से ये आपके लिए क्या पढ़ा जाएगा? इसको हम लोग रक्त आंद्रता कहते हैं, रक्त आंद्रता के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम लोग किस नाम से पढ़ेंगे तो नोट कीजिएगा, इसको हम लोग हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ ईयर कहते हैं। कैसे पढ़ेंगे इसको तो नोट कीजिएगा, हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ ईयर, ठीक है, हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ ईयर। कहने का मतलब क्या है अब इसको बताते हैं, हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ ईयर। तो देखिए यहां पर अगर आप रंग में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो तो ये हो गया कलर ब्लाइंडनेस, ठीक, इतना समझ में आता है हमें। और याद रखिएगा ये कैसी बीमारी है, ये एक्स लिंक्ड है, अभी इसका मतलब समझ में आएगा। वहीं प्यारे साथियों अगर मैं कह दूं आपसे हीमोफीलिया, क्या होता है हीमोफीलिया? तो हीमोफीलिया को दोस्तों अगर आपको देखना है तो समझिएगा इसको ऐसे कि यहां पर अगर किसी व्यक्ति को दोस्तों हीमोफीलिया होगा, राइट, अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया होगा, मान लीजिए ये आपका व्यक्ति खड़ा हुआ है, राइट, और अगर इसके हाथ पे लग जाती है चोट, ठीक है, तो इसके यहाँ पे लगातार रक्त क्या होता रहेगा? बहता रहेगा। अब ये रक्त जो है दोस्तों अगर आपका बहना नहीं रुकेगा तो ये व्यक्ति यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका मर जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर नोट कीजिएगा, इफ यहाँ पे नो ब्लड क्लॉटिंग हो, यहाँ पे अगर आपकी ब्लड क्लॉटिंग ना हो या फिर आपकी लेस हो, तो कम ब्लड क्लॉटिंग होने पे यानी कि रक्त का थक्का ना जमने पे यहाँ पे खून लगातार हमारे शरीर से बहता रहेगा। उदाहरण दे रहे, जैसे मान लीजिए आप और यहाँ पे आप और आपके अलावा यहाँ पे आपकी सिस्टर, दोनों लोग खेल रहे हैं, आपको कलर ब्लाइंडनेस है, आपकी बहन को यहाँ पे ऐसी कोई बीमारी नहीं। तो अगर आप दोनों खेल रहे हैं और अचानक से आप दोनों में लड़ाई हो गई, मारा पीटी हो गई, दोनों के सर से खून निकलने लगा, तो आपकी बहन तो घर से आराम से आपके ग्राउंड से उठ के घर वापस चली आएगी, लेकिन आप चूंकि आपको हीमोफीलिया है तो आपके सर से लगातार खून बहता रहेगा, आप चाहे उसको जितना यहाँ पे सुखाने की कोशिश करो। ये होता है हीमोफीलिया। तो सोचिए अगर एक बार गलती से भी कहीं अगर आपके चोट लग गई और खून बहने लगा तो फिर आपकी जिंदगी बचाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी को हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं। और चूंकि ये बीमारी जो है आपके लिए, ठीक है, नोट कीजिएगा, ये जो बीमारी है आपके लिए, ये बीमारी जो है दोस्तों ये सबसे पहले देखी गई थी आपकी यहाँ पर ब्रिटेन के रॉयल परिवार, रॉयल फैमिली में सबसे पहले ये आपकी बीमारी देखी गई थी। इसीलिए यहाँ पे प्यारे साथियों इसको हम लोग आपका रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं। इसके नाम जानते हैं रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं। चलिए मैं एक उदाहरण दिखाता हूं आपको कि आखिरकार हीमोफीलिया होना कितना खतरनाक होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो इससे पहले दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं मैं कि अब जैसे मैंने कहा आपसे एक्स लिंक डिजीज, ठीक है, एक कलर ब्लाइंडनेस का आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए यहाँ पर आपका एक पुरुष है और उसके ऊपर अगर ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन केवल एक्स पे ही तो आएगा, तो अगर सिर्फ उसके एक्स के ऊपर अगर ये बीमारी आ गई तो दोस्तों ये बन गया आपके लिए यहाँ पे कलर ब्लाइंड मैन। अब इसको फिर से दोहरा देंगे, ये बन गया आपके लिए कलर ब्लाइंड पुरुष। जैसे ही इस पे ये बीमारी आई वैसे ही इसको यहाँ पे बीमारी लग गई। अब इसको यहाँ पे डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, लेकिन महिलाओं में थोड़ा सा आपके लिए कह सकते हैं उदाहरण एक अलग, उनमें अगर ये बीमारी आएगी तो दोस्तों ये उनके लिए थोड़ी सी अलग कैसे एक्सप्रेस करती है समझिएगा। क्योंकि उनके पास यहाँ पे आपके दोस्तों अगर बात करें तो उनके पास जो है ये आपके लिए एक शक्ति है कि अगर उनके पास दो एक्स है, अगर मान लो उनके एक एक्स पे भी बीमारी आ गई तो दूसरा एक्स तो सही है। तो इस स्थिति को प्यारे साथियों यहाँ पे हम लोग कहते हैं आपके लिए कैरियर वुमेन। क्या कहते हैं? वो बीमारी तो उसके पास है, वो जीन तो बीमारी वाला है, लेकिन उससे बीमारी नहीं होगी। ये इम्यूनिटी होती है महिलाओं। तो इससे हम लोग दोस्तों यहाँ पे कैरियर वुमेन क्यों कहेंगे? क्योंकि उसके पास बीमारी तो है लेकिन वो सिर्फ उसकी वाहक है। और वाहक का मतलब क्या होता है? तो वो एक जनरेशन से वो अपनी औलाद को दे सकती है वो बीमारी, लेकिन उसे नहीं होगी शक्ति।
नारी की शक्ति। ठीक, और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे, अब आपके लिए थोड़ा सा खुशी का पल है कि अगर दोनों यहाँ पे आपके इन्फेक्ट हो, फिर यहाँ पे दोस्तों वो महिला भी हो जाएगी कलर ब्लाइंड। क्या हो जाएगी आपके लिए? कलर ब्लाइंड। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए कई बार सवाल आता है कि मान लीजिए, देखिए एक उदाहरण दिखाता हूं आपके एग्जाम में कैसे सवाल आता है। एक उदाहरण देते हैं, हीमोफीलिया का आपको उदाहरण। यदि हीमोफीलिया हीमो यदि हीमोफीलिया पुरुष का विवाह हीमोफीलिया पुरुष का विवाह सामान्य महिला से हो जाए, पुरुष का विवाह सामान्य महिला से हो जाए, सामान्य महिला से हो, तो क्या होगा? बच्चे क्या हो तो बच्चे कैसे हो? ठीक, बच्चे कैसे? ये आपके लिए प्रश्न। तो चलिए पहले हम लोग हीमोफीलिया पुरुष को ढूंढते हैं। हीमोफीलिया पुरुष को अगर मुझे बनाना है तो मुझे सीधी सी बात है, ये चूंकि एक्स लिंक करेक्टर है तो मैंने पुरुष के एक्स पे एच लगा दिया और बगल में उसके वाई रख दिया। ये हो गया हीमोफीलिया पुरुष। अगर मैं कह रहा हूं सामान्य महिला तो मुझे 2x बिल्कुल सामान्य चाहिए, उसमें कोई भी बीमारी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही मैं इनको क्रॉस कराऊंगा, समझिएगा, जैसे ही मैं इनको यहाँ पे क्रॉस कराऊंगा, तो ये जो क्रॉस होता है प्यारे साथियों, जरा ध्यान से देखिएगा, इस क्रॉस में आपके लिए ये जो आपकी एक पेरेंट से फिर से मैंने पुनेट स्क्वायर लिया है, और ये जो पुनेट स्क्वायर होगा आपका, ये आपको फिर से बताएगा कि आने वाली जो जनरेशन है आपके लिए वो कैसी होगी। राइट, तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा एक्स एच वाई, यानी कि इसको एक्स एच को यहां रखा जाएगा, वाई को यहाँ पे। वहीं अगर दोस्तों बात करें तो आपके लिए एक्स एक्स हो जाएगा इसके बगल में। तो अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए एक्स एच एक्स हो जाएगा। वहीं अगर इसमें बात करें आपसे तो जरा देखिए, आपके लिए जो पुरुष है वो एक्स वाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए एक्स एच एक्स बना रहेगा। और वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पर आपके लिए एक सामान्य अगर आप देखेंगे तो आपके लिए यहाँ पे पुरुष बनेगा। राइट, समझिएगा इसको। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपके लिए तो आपको जो आपको महिला मिल रही है वो कैरियर मिल रही है। तो कैरियर माने उनको ये दोस्तों बीमारी है। ठीक, और वहीं अगर दोस्तों बात करें एक्स वाई, हमें सामान्य पुरुष मिल रहा है। जरा ध्यान से देखिए, हमें सामान्य पुरुष मिला और कैरियर महिला मिली। तो यानी कि अगर किसी हीमोफिलिक पुरुष का अगर विवाह सामान्य महिला से हो जाए तो लड़के जो हैं आपके वो सामान्य होंगे, और वहीं दोस्तों जो आपकी महिला होगी वो आपकी इन्फेक्टेड। राइट, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे दोस्तों, तो आपके लिए 2 सामान्य पुरुष और 2 सामान्य महिलाएं यहाँ पे आपको दोस्तों मिलती है। ये पहला केस। आइए एक केस और दिखाते हैं जिसमें पुरुष को सामान्य रखते हैं और महिला को यहाँ पे ये बीमारी दे देते हैं। आइए देखिए यहाँ पे ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपकी ये छोटी सी जगह ले रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। तो अगर दोस्तों आपके लिए अब ले लिया जाए हीमोफीलिक महिला, हीमोफीलिया महिला, और इसका दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जो है ये क्रॉस करा दिया जाए आपका सामान्य पुरुष के साथ, इसके साथ सामान्य पुरुष के साथ। ठीक, तो हीमोफीलिक महिला के लिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स एच और एक्स एच, इसका क्रॉस करा दिया हमने सामान्य पुरुष के साथ। फिर से हम लोग यहाँ पे आपके लिए एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। राइट, एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे और इस पुनेट स्क्वायर के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके लिए फिर से वही होगा। हमने पहले आपके लिए जो महिला आपकी यहाँ पे हीमोफिलिक थी उसको रखा, फिर पुरुष को रख दिया। राइट, तो आपके लिए यहाँ पे अब जो पहली जनरेशन बनेगी, पहली जनरेशन में अगर आप देखेंगे तो फिर से एक्स एच एक्स होगा। दूसरे वाले में भी आपके लिए एक्स एच एक्स बनेगा, लेकिन जब तीसरे वाले में आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपके लिए एक्स एच वाई और एक्स एच वाई के रूप में हमें मिलेगा। तो जरा गौर कीजिए, यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे तो आपके लिए एक्स एच एक्स यानी 2 मिले हैं जो हमें, ये दोनों कैरियर महिलाएं हैं। देखिए आपके लिए महिला कैसी थी, वो बीमार थी, लेकिन यहाँ पे आपके लिए दोस्तों कैरियर महिला मिली है आपके लिए। और वहीं अगर बात करें आपसे दोस्तों, तो यहाँ पे एक्स एच वाई के अंतर्गत जो 2 मिले हैं वो आपको हीमोफिलिक पुरुष मिले। कैसे मिले आपके लिए? हीमोफिलिक पुरुष मिले।
ठीक है, तो ये था दोस्तों यहाँ पे आपके लिए, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि आखिरकार अगर आप हीमोफिलिक महिला का अगर क्रॉस कराएं सामान्य के साथ, या हीमोफिलिक पुरुष का क्रॉस कराएं सामान्य महिला के साथ, तो आपके लिए क्या रिजल्ट आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए, अगर समझिएगा कि कभी भी अगर ऐसी बीमारी होती है तो क्यों आपसे कहा जाता है कि अगर शादी से पहले कभी भी यहाँ पे हो तो उसका एक जेनेटिक आपका जो टेस्ट होता है वो जरूर करा दें, अन्यथा बाद में दिक्कत होती है। अच्छा, एक और नाम होता है आपके लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके लिए कई बार एक शब्द आता है जिसको हम लोग यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जैसे कहें यहाँ पे आपके लिए जीनोम, ठीक, जीनोम, ठीक। इसी तरह से एक और होता है जीनोम मैपिंग। क्या होता है आपके लिए? जीनोम मैपिंग। तो जरा इन दोनों शब्दों को समझिएगा कि यहाँ पे अगर दोस्तों जीनोम का मतलब है कि मैंने ग्रुप ऑफ डीएनए को एक जगह रख दिया, ठीक, मैंने डीएनए को पहचाना और डीएनए को यहाँ पे आपके लिए ये ऊपर जैसे अगर बात करें आपसे, ऊपर इन द सेंस आपके लिए, ऊपर इन द सेंस यहाँ पे आपके लिए अगर कहा जाए तो आपके लिए नहीं, ऐसा तो यहाँ पे कोई ऐसा ऊपर के लिए तो कोई केस नहीं आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो जीनोम का मतलब क्या हो गया? जीनोम का मतलब होता है आपके लिए ग्रुप ऑफ डीएनए, मतलब कई सारे डीएनए एक साथ आपने रखे। अब वही उन्हीं डीएनए को दोस्तों अगर आपने अरेंजमेंट कर दिया, समझिएगा, एक है कि यहाँ पे आपने लाए फल और यहाँ पे एक जगह जाके छोड़ दिया, वो जीनोम। फिर आपने उनको यहाँ पे एक तरफ अंगूर रखा, फिर आपने अनार रखा, फिर आपने संतरा रखा, ये अरेंजमेंट था। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपने कर दिया उसका अरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट ऑफ डीएनए कर दिया, तो प्यारे साथी यहाँ पर ये हो गया जीनोम मैपिंग और ये हो गया आपके जीनोम। उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा। एक शब्द आपको और बताते हैं, जरा सुनिएगा। यहाँ पे एक शब्द होता है दोस्तों आपके लिए क्रॉसिंग ओवर। इससे आपको अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर हमारे प्यारे यहाँ पे दोस्तों हरगोविंद खुराना जी को नोबेल प्राइज दिया गया। जी हाँ, नोबेल प्राइज दिया गया दोस्तों क्रॉसिंग ओवर और इसके अलावा यहाँ पे आपका जीनोम के बारे में पता करने के, राइट। तो पहले समझते हैं क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। यहाँ पे जैसे अगर मैं कहूं दोस्तों आपसे, आपके पास दो जो है आपके लिए यहाँ पर क्रोमोसोम, एक एक्स है, ये लंबी हाइट का है, और एक छोटा एक्स है आपके लिए, ये आपकी छोटी हाइट का है, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो अगर ये आपस में अगर क्रॉसिंग ओवर कर जाए, मतलब ये एक्स था और यहाँ पे आपके लिए इसका एक एक्स इस तरफ चला गया, तो जरा देखिएगा अगली जनरेशन में क्या होगा। अगली जनरेशन में कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपके लिए ये मिलेगा। अंतर देख पा रहे हैं? अंतर देख पा रहे हैं? यहाँ पे अब दोनों की एक एक टांग, एक की टांग जो है देखिए वो आपके लिए छोटी हो गई और एक की टांग जो है आपके लिए वो लंबी हो गई, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों क्रॉसिंग ओवर। बेचारे ने क्रॉसिंग ओवर कर लिया तो इस एक ने अपनी टांग खो दी और एक की टांग लंबी हो। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है, समझिएगा, इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से शायद आप लोगों को ना पता हो, तो आज आपका जो चेहरा है वो इसीलिए कभी भी आपका मैच नहीं करता है आपके पेरेंट्स से, केवल उसके कुछ गुण आते हैं, राइट। जैसे अगर बात करें तो आपका जो अपने पापा से आवाज मिलती होगी, उनके बाल मिलते होंगे, लेकिन ये नहीं कि पूरी कॉपी हो गए, वो रेयर चांस होता है। तो ये क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, नोट कीजिएगा, इसके माध्यम से, नोट कर लीजिएगा, इसके माध्यम से मानव में, इसके माध्यम से मानव में गुणों की भिन्नता आती है, गुणों की भिन्नता आती है। कैसे? एक और उदाहरण आपको बताते हैं, भिन्नता आती है कैसे। मान लीजिए यहाँ पर अगर एक लाल फूल है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपके लिए एक लाल फूल है और अगर इस लाल फूल का आप लोग क्रॉस कराओगे सफेद फूल से, किससे कराओगे आप लोग? सफेद फूल से। तो नोट कीजिएगा प्यारे साथियों, अगर एक लाल फूल का क्रॉस होगा सफेद फूल के साथ में, तो यहाँ पर आपके लिए रंग बन के आएगा वो, यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना आपसे, क्रॉसिंग ऊपर एक नया गुण बनेगा, पुराने में से कोई एक नहीं होगा, वो नया गुण बनेगा। तो यहाँ पर आपके लिए जो फूल हो जाएगा वो हो जाएगा गुलाबी फूल। कैसा हो जाएगा आपके लिए? गुलाबी फूल बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके लिए पिंक फ्लावर बना है प्यारे साथियों, ये बना है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की वजह से। नोट कर लीजिए, ये आपके यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की वजह से यहाँ पे बना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए कुछ बीमारियां भी,
यहाँ पे आपके लिए कुछ क्रोमोसोमल बीमारियां भी हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। क्रोमोसोमल बीमारियों के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, जिन्हें हम लोग क्रोमोसोमल डिजीज कहते हैं, एक एक करके जरा उनके नाम को सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे, तो आपके लिए जो सबसे पहली बीमारी आपके एग्जाम में आई है वो है आपके लिए डाउन सिंड्रोम। क्या है आपके लिए? डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पे ये जो डाउन सिंड्रोम होती है, समझिएगा, यहाँ पे जो आपके लिए जो डाउन सिंड्रोम होती है आपके लिए, इस डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या है पहले ये देखिए, क्यों हुई ये बीमारी, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको पता होगा ऑटोसोम कितने होते हैं, राइट, अगर मैं पूछूं आपसे कि ऑटोसोम कितने होते हैं, तो आपको याद होगा कि ऑटोसोम जो है लगभग 22 होते हैं, ठीक। इसी 22 में जरा नोट कीजिएगा, कुछ इस तरीके से हम लोग 22 गिनते होंगे, 20, 21, 22, राइट। यहाँ पे 19, 18 ऐसे गिनते होंगे क्रोमोसोम को। तो इसका जो 21वां क्रोमोसोम होता है दोस्तों, इसमें जब आपके खराबी आ जाती है या ये थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों अलग हो जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। ये आपके एग्जाम का सवाल था कि आखिरकार किस क्रोमोसोम की खराबी से डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो नोट कीजिएगा, 21वें क्रोमोसोम की खराबी से यहाँ पे आपके लिए डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, ठीक। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो ये हो गया आपके लिए ऑटोसोम। ऑटोसोम के अलावा अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो ये जो डाउन सिंड्रोम होता है, याद रखिएगा, इस डाउन सिंड्रोम के आखिरकार लक्षण क्या है, लक्षणों को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं तो आपके लिए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा यहाँ पे चुपचाप ऐसे करके गुमसुम करके बैठा, ठीक है, लेथार्जिक, बिल्कुल थका हुआ सा लग रहा है, ठीक है। और अगर आपसे उससे कहो कि बोलो बेटा ए, तो वो कर रहा है, समझिएगा, ठीक है। तो ऐसा बच्चा आप उसको क्या कहना पसंद करें? तो यहाँ पे जो इस तरीके के बच्चे होते हैं प्यारे साथियों, उनको यहाँ पे हम लोग एक मंद बुद्धि बच्चा कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे हम लोग? मंद बुद्धि बच्चा कहते हैं, ठीक है। एक तो उसकी बुद्धि बहुत ही मंद होगी, मतलब वो सामान्य चीजों को समझ नहीं पाएगा। आप उससे कहो यहाँ पे बेटा 1+1 जोड़ दो, तो वो यहाँ पे आपका हो सकता है कुछ और ही कहने लग जाएगा, मंद बुद्धि, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो एक तो वो दोस्तों यहाँ पे आपका मेंटली डिसेबल होगा, नोट कीजिएगा, एक तो यहाँ पे आपके लिए वो मेंटली डिसेबल होगा। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए आपसे, तो यहाँ पर उसकी जो हाइट होगी वो भी स्टंटेड हाइट होगी, कंठा कहते हैं उसको, कंठा कहते हैं, ठीक है। स्टंट हाइट होगी उसकी। स्टंट हाइट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे नाटा, नाटा होगा। आप सोचो, नाटा है, दिमाग से बिल्कुल यहाँ पे कमजोर है, सुस्त है, कैसा है आपके लिए? सुस्त है, बहुत सुस्ती के साथ रहता है, तो उसे अपने बारे में सोचने लग जाता, राइट। सुस्ती जो है आपके लिए, ये आपके लिए गुण है केवल, ठीक है। उसमें मंद बुद्धि भी आएगी, स्टंटेड हाइट भी आएगी। तो ऐसी बीमारी को प्यारे साथियों हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं यहाँ पे हम लोग उसको? यहाँ पे इसको हम लोग आपका डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पे आपके लिए मंद बुद्धि हो गई, स्टंट हाइट हो गई, इसके अलावा हो गई सुस्ती। अगली एक और बीमारी आपको दिखाते हैं। अगली बीमारी यहाँ पे आपकी हो जाएगी दोस्तों क्लाइंट फेल्टर सिंड्रोम। कौन सी हो जाएगी आपके लिए? क्लाइंट फेल्टर सिंड्रोम। अब ये जो क्लाइंट फेल्टर सिंड्रोम है, ये थोड़ी सी अलग बीमारी क्यों है, इसको समझिएगा। क्लाइंट फेल्टर सिंड्रोम पढ़ेंगे कैसे? तो इसको यहाँ पे हम लोग आपका क्लाइंट फेल्टर सिंड्रोम के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। किसके पढ़ते हैं? क्लाइंट फेल्टर सिंड्रोम के नाम से पढ़ते हैं। तो ये जो प्यारे साथियों आपके लिए क्लाइंट फेल्टर सिंड्रोम होता है, इसको समझने का थोड़ा प्रयास करें। इसको जो है हम लोग आपका कह सकते हैं कि ये जो है पुरुष तो है, राइट, ये आपके लिए पुरुष तो है, लेकिन ये पुरुष कम है, ये महिला ज्यादा है, राइट। मतलब ऐसा पुरुष दोस्तों जिसमें आपके लिए क्रोमोसोम थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? ये ज्यादा हो जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये कह सकते हैं एक प्रकार का मेंटोस जिंदगी है इनकी, राइट। ये क्या हो जाएगी? मेंटोस जिंदगी। ये जो भी ढोलक सुन रहे हैं, ये भी वही मेंटल जिंदगी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर जो क्रोमोसोम अगर एक्स्ट्रा हो गया, समझिएगा, तो आपके लिए ये 47 प्लस, यहाँ पे आपके लिए दोस्तों जो मैंने क्या कहा था, आपके लिए क्रोमोसोम कितने हैं? 46। नोट कीजिए, ये 47 हो गए, ठीक है। और इसमें अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए जो क्रोमोसोम का XY होता है ना, यहाँ पे एक और X लग जाएगा।
तो ये जो 47 प्लस XXY का यहाँ पे जो आपके लिए बेहतरीन सा यहाँ पे एक वो बना है कॉम्बिनेशन, इसी को क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो जरा देखो तो इसमें क्या बढ़ा है आपके लिए, कौन सा क्रोमोसोम बढ़ा है, तो आप कहेंगे सर X बढ़ा है। और X अगर मैं कहूं तो दोस्तों ये महिलाओं के लिए था, बोलो हाँ कि ना। तो मतलब ये पुरुष तो होगा, समझिएगा, ये पुरुष तो होगा दोस्तों, लेकिन इसके जो जननांग होंगे वो छोटे होंगे। वो कैसे होंगे? छोटे होंगे। यहां पर दोस्तों इस पुरुष में स्पर्म नहीं होगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये पुरुष जो है दोस्तों, ये एक प्रकार से स्टेराइल होगा। अब पुरुषों में स्टेराइल ही कहा जाएगा, बांझ तो कहा नहीं जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसको हम लोग आपका स्टेराइल पुरुष कह सकते हैं। मतलब ये बेचारा कभी दोबारा जो है खुशी नहीं ला सकता। और वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो ऐसा पुरुष होगा दोस्तों, एक तो ये बेचारे के दिल में दर्द कि भाई जननांग छोटे हैं, स्पर्म नहीं निकल रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इससे बड़ी समस्या क्या है, अब इसके जो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो इसके बॉडी हेयर कम होंगे। इसके बॉडी हेयर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक। महिलाओं के अब देखो गुण आ जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसकी जो शरीर होगा वहां पर ब्रेस्ट की ग्रोथ होने लगेगी। तो ये है आपके लिए क्लाइंट फेल्टर सिंड्रोम, समझ के देखिएगा। ऐसा पुरुष जो कभी भी यहाँ पे आपका पिता नहीं बन सकता, और उसमें भी आपके महिलाओं के जो बाहरी गुण होते हैं वो भी आपके आने लग जाए। तो इस बीमारी को यहाँ पे हम लोग आपका क्लाइंट फेल्टर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक और चलिए वहां पे बीमारी देख लेते हैं हम लोग आपके लिए। एक बीमारी का यहाँ पे आपके लिए नाम हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। हाँ, टर्नर सिंड्रोम यहाँ पे आपके लिए बढ़िया रहेगी। टर्नर सिंड्रोम समझिएगा इसको, टर्नर सिंड्रोम। तो ये जो आपके लिए टर्नर सिंड्रोम होता है, इसको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या होती है ये टर्नर सिंड्रोम। ये उससे भी अलग है। ये स्पेसिफिकली थी आपकी स्टेराइल पुरुषों के लिए, यानी जो आपके पुरुष कभी भी यहाँ पे आपके अपनी अगला जीवन नहीं दे बना सकते। ये है आपके यहाँ पर स्टेराइल महिलाओं के लिए, यानी कि जो महिलाएं होती हैं दोस्तों उनके लिए, ठीक है। अब चूंकि महिलाओं के लिए है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा था, एक सामान्य आपके लिए गुणसूत्र क्या है, समझिएगा। एक सामान्य यहाँ पे आपके लिए गुणसूत्र क्या होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके लिए 44 प्लस XY। ये एक सामान्य। असामान्य में देख रहे हैं आप, यहाँ पे 47 हो गया और एक X एक्स्ट्रा लग गया। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके लिए यहाँ पे 45 प्लस आपके लिए X हो जाए, एक X गायब। तो अगर यहाँ पे आपके लिए एक X गायब होगा तो समझिएगा ये जो महिला होगी आपके लिए, इसकी हाइट थोड़ी सी कम होगी, यानी कि ये शॉर्ट हाइट हो जाएगी। हाइट कैसी हो जाएगी यहाँ पे आपके लिए? शॉर्ट हाइट हो जाएगी। हाइट आपकी यानी कि ऊंचाई कम रहेगी, नाटी रहेगी, राइट। जैसे आपके लिए उदाहरण दें तो यहाँ पे कई बार आप लोगों ने, हम लोग की जो दादी वगैरह होती है वैसी है, नाटी, कम, काफी कम हाइट, 4 फीट के अराउंड। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपके लिए जो ओवरी होंगे वो डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। तो ओवरी अगर डेवलप नहीं होंगे तो ऑफकोर्स फिर वो कभी मां नहीं बन सकती। दूसरी चीज, यहाँ पे उसका जो हार्ट होगा दोस्तों वो भी डिफेक्टेड होगा, मतलब उसके दिल में भी कोई ना कोई खराबी, मतलब ये नहीं खोट होगी, खोट वाली बात नहीं है, उसके दिल में ही कोई उसको दिल की बीमारी, हार्ट डिजीज होगी, राइट। तो अगर ऐसी महिला में दोस्तों ये तीनों चीजें अगर आपको मिलती, राइट, तो ऐसी चीजों को यहाँ पे हम लोग प्यारे साथियों क्या कहेंगे, ऐसी जगह को हम लोग यहाँ पे आपका दोस्तों टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। चलिए एक बार आपका शॉर्ट रिवीजन भी करा देते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात की क्रोमोसोमल डिजीज, जो कि 3 थी आपकी, और ये तीनों अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपके लिए एक हो जाएगी डाउन सिंड्रोम। ये आपकी सबसे ज्यादा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है आपका डाउन सिंड्रोम, और इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कौन से क्रोमोसोम पे होती है, राइट। तो यहाँ पे 21वें क्रोमोसोम पे होती है आपके लिए डाउन सिंड्रोम। वहीं अगर बात करें आपसे ऑटोसोम के बारे में, तो ये आपकी दोस्तों की संख्या है कुल 22, राइट। ऑटोसोम की कुल संख्या कितनी होती है? 22। इसमें से जो दोस्तों 21वां क्रोमोसोम होगा उस पे ये आपकी बीमारी होगी। अगर बात करें दोस्तों इसके लक्षण, तो यहाँ पे मंद बुद्धि, नाटी हाइट और सुस्त व्यक्तित्व, राइट। वहीं अगर बात करें आपसे यहाँ पे दोस्तों क्लाइंट फेल्टर सिंड्रोम के बारे में, तो इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है, मेंटोस जिंदगी है, ठीक है, मेंटोस जिंदगी, यानी जाना था जापान पहुंच गए चीन, ठीक। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो क्रोमोसोम यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 46 आपका 44 सामान्य था, यहाँ 47 हो जाएगा और एक एक्स और बढ़ जाएगा। तो यानी कि जो पुरुष था वो महिला बन जाएगा, महिला बन जाएगी। तो जननांग छोटे रहेंगे, स्पर्म नहीं निकलेगा। इसके अलावा बॉडी हेयर कम हो जाएगी, और इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी ब्रेस्ट ग्रोथ
वो भी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे पुरुष कैसा रहेगा आपके लिए, स्टेराइल रहेगा, राइट। तो ऐसे स्टेराइल पुरुष होते हैं जिनको हम लोग क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। वही है आपके लिए टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का प्यारे साथियों मतलब ये होता है कि यहाँ पे स्टेराइल महिला है, मतलब उसके में एक एक्स गायब है। तो अगर ये एक एक्स गायब होगा प्यारे साथियों, तो यहाँ पे उसकी हाइट कम होगी, उसके ओवरी डेवलप नहीं होंगे, और हार्ट में यहाँ पे आपके लिए डिफेक्ट होगा। क्या होगा यहाँ पे आपके लिए, हार्ट में यहाँ पे आपके लिए डिफेक्ट होगा। अच्छा, एक चीज और आपको बताते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका सेशन लगभग ओवर होने वाला है। आप लोगों ने यहाँ पर दोस्तों एक नाम जरूर सुना होगा, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, जेनेटिक। जेनेटिक क्रॉप सुना है, जेनेटिक क्रॉप। तो ये जेनेटिक क्रॉप का मतलब क्या होता है आपके, राइट। तो जेनेटिक क्रॉप का मतलब होता है दोस्तों कि जब यहां पर दोस्तों हम लोग उसके जीन में बदलाव करते हैं। क्या करते हैं, जीन में बदलाव। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर केवल आपको अपने कान को साफ करना हो तो उसके लिए भी आपको एक निडल चाहिए होती है, या फिर कहें तो आपको एक कान साफ करने वाला ब्रश चाहिए होता है। आपको तो जीन में बदलाव करना है, तो क्या है यहाँ पे कुछ चाहिए नहीं होगा जिससे आप बदल सको उसे, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों नोट कीजिएगा, एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया की वजह से दोस्तों यहाँ पे उस जीन में बदलाव किए जाते हैं, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, नोट कीजिएगा, बैसिलस। यहाँ पे उसका नाम नोट कीजिएगा, उसका नाम हो जाएगा बैसिलस थुरिनजेंसिस। आपको आवाज आ रही है ढोलक की, ढोलक की आवाज आ रही है क्या, बैसिलस थुरिनजेंसिस, ठीक है। तो ये जो दोस्तों बैसिलस थुरिनजेंसिस है आपके लिए, इसी बैसिलस थुरिनजेंसिस से यहाँ पे आपका शॉर्ट में बनाया गया है बी और टी। तो यहाँ पे फिर आपको मिलती है कई सारी आपकी दोस्तों जेनेटिक क्रॉपें, जैसे कि आपके लिए बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए मिलती है बीटी टोमेटो। तो ये था एक्चुअली में यहाँ पे आपके लिए वो आपके लिए बैक्टीरिया जो कि आपके शरीर में दोस्तों जीन में बदलाव लाता है। इसको हम लोग बैसिलस थुरिनजेंसिस हिंदी में लिख देते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग आपका बैसिलस थुरिनजेंसिस के नाम से जानते हैं, थुरिनजेंसिस के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये था दोस्तों आज के लिए यहाँ पे आपका पूरे का पूरा एक जेनेटिक के लिए। तो यहाँ पे अब कहिए तो एक दो सवाल आपसे पूछ लिए जाए, एक दो सवाल करेंगे यहाँ पे, एक दो क्वेश्चन करना चाहेंगे, क्विकली बताइएगा, एक दो क्वेश्चन किए जाए। यस, चलिए सब लोग रेडी हैं। तो यहाँ पे चलिए पहले सबसे पहले मुझे बताइएगा, आपसे जो सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि एक अगर बात की जाए आपसे पुरुष, ठीक है, माफ कीजिएगा, एक मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, एक मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। दो ऑप्शन देंगे आपके लिए, यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या 43 होती है या होती है 46, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, शाबाश। तो प्यारे साथियों नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या आपके लिए कितनी हो जाएगी, तो जवाब होगा आपके लिए 46। वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो जरा ये बताइएगा कि अगर आपके लिए जवाब आ जाता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कलर ब्लाइंडनेस, वो कर लीजिएगा, कलर ब्लाइंडनेस। अभी एक बीमारी आपको और लिखा दें, कलर ब्लाइंडनेस। ये किस प्रकार की बीमारी है, क्या ये एक एक्स लिंक्ड बीमारी है, ऑप्शन नंबर 1, या ये है आपके लिए वाई लिंक्ड बीमारी। तो प्यारे साथी आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चुनना पसंद करें, ठीक है, शाबाश। एक्सीलेंट। बस यही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, अगर इतना आपका तैयार हो गया तो आपका कभी भी कोई सवाल गलत नहीं होगा, राइट। चलिए चलते चलते दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि अगर मैं कहता हूं दोस्तों यहाँ पे आपसे एक्स लिंक्ड बीमारियों के बारे में, तो एक नाम थोड़ा सा यहाँ पे रह गया था, उसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक बीमारी आप लोग और लिख सकते हैं, सिकल सेल अनीमिया। क्या मतलब होता है यहाँ पे एक सिकल सेल अनीमिया का, तो दोस्तों जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए। सिकल सेल अनीमिया का मतलब होता है कि यहाँ पे जो आपके यहाँ पे जो ब्लड में जो आपके लिए न्यूक्लियस होता है ना, वो हसीए के शेप का हो जाता है, होता गोल है लेकिन हसीए के शेप का हो जाता है। तो सोचो जो चीज गोल थी अब वो हसीए की हो गई, राइट, स्ट्रक्चर बदल गया। तो इसकी वजह से जो आपके यहाँ पे जो है ऑक्सीजन आनी चाहिए वो आ नहीं पाती, वो निकल जाती है। तो अगर ऑक्सीजन निकल जाती है तो इसको कहा जाता है ऑक्सीजन की कमी। क्या कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, ऑक्सीजन की कमी के नाम से जानते हैं। और यही कमी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आपका अनीमिया। अब चूंकि यहाँ पे आपका न्यूक्लियस बन गया था हसीए के शेप का, हसीए को कहा जाता है सिकल, तो बन गया आपके लिए सिकल सेल अनीमिया। क्लियर हुआ, समझ में आया, राइट, थोड़ा सा क्लियर हुआ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे आपका ये सेशन होता है यहीं पे अंत, ठीक है। अगली बार फिर से मिलेंगे, फिर से यहाँ पे आपके लिए कुछ कहानियां होंगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।